हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी अकाउंटेंसी में दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पार्टनरशिप, एनपीओ और कंपनी अकाउंट्स आते हैं जो कि टोटल 60 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है जो कि आपका 20 मार्क्स का आता है। हालांकि पार्ट बी का एक ऑप्शनल भी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो आपका 80 मार्क्स का बोर्ड में रिटन पेपर होता है उसमें ये 60 + 20 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, लेकिन 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है। वो जो प्रैक्टिकल है वो इसी पार्ट बी पर बेस्ड है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी है ये आपका 40 मार्क्स का है, 20 फॉर रिटन पेपर एंड 20 फॉर प्रैक्टिकल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू ये जो पार्ट है बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसमें बात करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स की समरी को प्रेजेंट करते हैं, और कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 240 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या है वो? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है वो बनता है कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंगली। जो बैलेंस शीट है वो पार्ट 1 के अकॉर्डिंग और स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के। अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बन रहा है इसमें दो पार्ट होते हैं। आपको बेटा याद होगा 11th में भी आप लोगों ने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, पार्टनरशिप में भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं। वहाँ बैलेंस शीट का जो फॉर्म होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है जिसकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज और राइट साइड एसेट्स। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है और इसके दो साइड्स ना होकर के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इक्विटी एंड लायबिलिटीज है और पार्ट 2 एसेट्स है। ये वर्टिकली ही बनता है यहाँ, क्योंकि एक स्लाइड पे ये सारा शो करना पॉसिबल नहीं था, तो दैट्स वाई डिफरेंट स्लाइड्स पे लिया है। अदरवाइज आपको एसेट्स का जो पार्ट है वो यहीं टोटल ओवर होने के बाद ही बनाना है। आप अपनी बुक में भी ये फॉर्मेट देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर नाम आता है बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश कंपनी, एज एट जो भी डेट होती है उसकी डेट लिख देते हैं। देन पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पहले करंट रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स आते हैं और उसके बाद प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर्स आते हैं। इसमें नंबरिंग दे दी बेटा कॉलम्स को 1, 2, 3 एंड 4। अब हम बात करते हैं इसमें से पार्ट 1 की, जो कि है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेन हेड हैं। वो जो 4 मेन हेड्स हैं, जिसे हम हेड भी कह सकते हैं, मेन हेड्स भी कह सकते हैं, मेजर हेड्स भी कह सकते हैं। इनके नाम है शेयर होल्डर्स फंड्स, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज और नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। आप देख रहे हो कि इसमें से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये रेड से लिखा हुआ है। यहाँ ये रेड ओनली ये इंडिकेट कर रहा है कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये क्या है और इसकी पोजीशन क्या है। इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी। तो अब इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे 4 हेड हो गए,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज के, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से जो एसेट्स पार्ट है, एसेट्स में दो मेन हेड हैं आपके, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। दो पार्ट, इक्विटी लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 4 मेन हेड्स हैं और एसेट्स के 2 मेन हेड्स हैं। अब वन बाय वन इन हेड्स को डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर फंड मेन हेड, इसके अंडर ये जो लिखे हुए हैं ये सब हेड्स हैं। नंबर ए शेयर कैपिटल, नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब आप देखो ये जो शेयर कैपिटल है इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, ये इंडिकेट करता है कि इसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 पर होगी। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके आगे नोट नंबर 2 लिखा है, इसकी डिटेल नोट नंबर 2 में आपको मिलेगी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसके आगे डैश लिखा है, तो इसकी डिटेल यहाँ पर नहीं है। रीज़न ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं लिखती हैं, कंपनी तो लिखेंगी, लेकिन क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में ये नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है। ठीक है। लाइकवाइज बात आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी भी कोई डिटेल नहीं है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि शेयर होल्डर फंड के अंडर में जो सब हेड है वो 3 है, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कोई भी सब हेड नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंडर में अगेन 4 सब हेड्स हैं। नंबर 1 या नंबर ए बल्कि हमें कहना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट, नंबर सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नंबर डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें से भी 2 ब्लैक और 2 रेड हैं, जो रेड वाले हैं उनकी डिटेल पेपर में नहीं पूछी जाएगी। देन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंडर में अब थोड़ा सा ना इसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज से कोरिलेट करते हुए लर्न करने की कोशिश करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो करंट लायबिलिटीज में पहला हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड वहाँ अलग सी एक चीज़ थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ भी एक डिफरेंट लिखा हुआ है ट्रेड पेएबल्स। इसके बाद सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो यहाँ करंट लायबिलिटीज में हो गया अदर करंट लायबिलिटीज। फिर इसके बाद डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यहाँ हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आई होप सो कि इससे आपको ये लर्न करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहला जो हमारा हेड है नॉन करंट एसेट्स, उसका सब हेड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को अगेन सब हेड्स में डिवाइड किया गया है। इसमें नंबर 1 पर है टेंजिबल एसेट्स, जिसकी डिटेल नोट नंबर 9 में मिलेगी। इनटेंजिबल एसेट्स, इसकी डिटेल नोट नंबर 10 पर मिलेगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नो डिटेल। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नो डिटेल। देन नेक्स्ट सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिटेल नोट नंबर 11 में। डेफर्ड टैक्स एसेट, नो डिटेल। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नंबर 12 पे डिटेल होगी। और ई अदर नॉन करंट एसेट्स, इसकी कोई डिटेल नहीं। देन बेटा बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंडर में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स हैं। इनकी सीक्वेंस को आपने कभी भी चेंज नहीं करना। इसे हम फेस ऑफ द बैलेंस शीट कहते हैं। फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर जो लिखा है एज इट इज आपको वैसे का वैसे ही लर्न करना है। अब इसमें आप ध्यान दे दो कि नॉन करंट एसेट्स के अंडर में ए बी सी डी ई 5 सब हेड हैं और करंट एसेट्स के अंडर में 6 सब हेड्स हैं। ठीक है। और ये जो सब हेड्स हैं जो फिक्स्ड एसेट के अंडर में है, ये ओनली फिक्स्ड एसेट के ही अंडर में है और कहीं पर भी नहीं है। लास्ट में टोटल हो जाएगा और टोटल नो डाउट दोनों साइड्स का इक्वल आएगा। साइड्स या पार्ट्स बेटर है कहना। तो यहाँ से बेटा अब आपको ये लर्न करना है। इसके बाद अब यहाँ पर डिटेल बता रखी है
कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 1 एंड 2। आप देखो 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है, 2 एसेट्स लिखा है। नेक्स्ट, इट्स हेड्स और मेजर हेड्स एज डिनोटेड बाय 1 to 3। ये जो हेड और सब हेड है, हेड है जो मेन हेड जिसे हम कह सकते हैं, मेजर हेड कह सकते हैं, जैसे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से 1 to 3 करके लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट्स सब हेड्स आर डिनोटेड बाय ए बी एंड सी। तो ए बी सी वाले ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी सब हेड्स हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है इट्स सब हेड्स आर डिनोटेड बाय 1 to 3, जो कि मैंने आपको बताया ओनली फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में है। तो आई होप सो कि आप इस फॉर्मेट को लर्न कर लेंगे। देन आप 1 by 1 इनके डिटेल की बात करेंगे। आज हम ओनली इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का जो पार्ट है उसकी डिटेल की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, जिसके अंडर में है शेयर कैपिटल, जिसका नोट नंबर 1 है। तो नोट नंबर 1 में देखते हैं इसको। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कैसे करना है पहले इसको समझो। हालांकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको हमारे जो इशू ऑफ शेयर्स वाले वीडियोस हैं उसमें आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी आइटम को कहाँ लिखना है। तो पार्टिकुलर्स में सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है यह मैक्सिमम कैपिटल है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। इससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी कभी भी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। देन सेकंड नंबर पे लिखा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जितने एट प्रेजेंट कंपनी ने इशू कर दिए, मान लीजिए कि 1 लाख शेयर्स से ऑथराइज्ड है, उसमें से अभी 80,000 इशू किए। देन सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशन दे देती है वो सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता है कि जितना अमाउंट कंपनी ने मंगवाया, जितने का मतलब यहाँ पर पूरा फुल अमाउंट से, कि फुल अमाउंट कंपनी ने मंगवा लिया और फुल ही पब्लिक ने दे दिया। जैसे 10 रुपये का अगर एक शेयर है तो कंपनी ने भी 10 रुपीज़ उस शेयर पर पूरे मंगवा लिए हैं और पब्लिक ने भी 10 रुपीज़ ही दे दिए हैं। सेकंड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये 2 तरीके की होती है। नंबर 1, या तो कंपनी ने पूरा अमाउंट मंगवाया ही नहीं, कि जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी ने अभी मंगवाए ही 8 रुपीज़ है, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा कि कंपनी ने तो मंगा लिया लेकिन पब्लिक ने नहीं दिया, यानी शेयर होल्डर ने वो अमाउंट नहीं दिया। तो ऐसे दोनों केसेस में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होती है। तो उसे हम लिखते हैं डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, रुपीज़ इतना कॉल्ड अप, जितना भी कॉल्ड अप होगा इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर देना है और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो इसमें हमें ऐड कर देना है। इसकी कैलकुलेशन इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में। इसके बाद अब सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पर पॉइंट है बेटा शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 में देखेंगे इसे। रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में सबसे पहला रिजर्व है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है वो कैपिटल रिजर्व होते हैं। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचने पर गेन हो गया, उसे कैपिटल रिजर्व में लिख दिया। नंबर 2, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको पता है कि शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स की रिडम्पशन नहीं होती लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन होती है। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जिस रिजर्व की नीड होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। थर्ड नंबर पर है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज वर्ड शेयर और डिबेंचर्स दोनों के लिए यूज होता है। तो जब भी कभी शेयर्स या डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो वो जो प्रीमियम होता है उसका बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट रीवैल्यूएशन रिजर्व। एसेट्स से रिलेटेड रीवैल्यूएशन की जाती है, उससे रिलेटेड जो रिजर्व होता है उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर डेट पर उस कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम पर परचेज कर सकती है। तो ऐसे ऑप्शन के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, अदर रिजर्व्स। वैसे तो अदर रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली ओनली यहाँ पर जनरल रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट, सरप्लस, that is balance in statement of profit and loss after appropriation such as dividend, bonus shares and transfer to or from reserves। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, आपको बताया एक तो बैलेंस शीट है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का जो बैलेंस आता है उसमें से अप्रोप्रिएशंस भी कर दो, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर और रिजर्व्स में ट्रांसफरिंग। वो करने के बाद भी जो बैलेंस होता है उसे कहते हैं सरप्लस, वो ये बैलेंस है। तो ये सभी जो है बैलेंसेस, इनका जो टोटल है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का हो सकता है, और वो आप अगर पॉजिटिव है तो सिंपली लिखेंगे और अगर नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये भी शेयर वारंट्स भी एक तरह के राइट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक डेट पर उन शेयर्स को पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज कर सकता है, लेकिन इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं करनी। इसी तरीके से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव तो कर ली, लेकिन अभी जब तक ये बैलेंस शीट बना रहे थे जिस डेट को, उस डेट तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो वो अमाउंट इस हेड में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका नहीं पूछा जाएगा। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट बता दूं इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो ओनली 12 मंथ्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती, ऑपरेटिंग साइकिल पर भी बेस्ड होती हैं। तो उस ऑपरेटिंग साइकिल को समझ लेना इसलिए ज़रूरी है। तो देखिए इसका मीनिंग, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब कि जब कोई एसेट हम एक्वायर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसे सेल करते हैं, सेल करके जब कैश मिलता है, इन सब में जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा या कम हो सकता है। एंड वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जहाँ इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इट इज़ एज्यूम टू हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, तब इसे 12 मंथ्स एज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, जो कि नोट नंबर 3 पर है। तो नोट नंबर 3 पर देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इंक्लूड कर रहे हैं नंबर 1 डिबेंचर्स, नंबर 2 बॉन्ड्स, नंबर 3 लॉन्ग टर्म लोन्स either from the bank or from the other parties, then public deposits and other loans and advances। डिबेंचर्स आपको पता है बेटा, जैसे शेयर इशू करती है कंपनी, डिबेंचर्स भी इशू करती है, लेकिन जो लोग शेयर्स लेते हैं वो शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं, जो डिबेंचर्स लेते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लोन का एक्नॉलेजमेंट है। ये जो डिबेंचर होते हैं ये कंपनी द्वारा लिए गए लोन का एक्नॉलेजमेंट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, जिस पर उससे रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं। डिबेंचर्स के बारे में एक चीज़ और है कि डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लिखी होती है, जैसे 10% डिबेंचर्स, ये इंडिकेट करता है कि उन डिबेंचर्स पर 10% के अकॉर्डिंगली पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंडली बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के साथ परसेंटेज नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तो उनके साथ अलॉटमेंट के टाइम कूपन मिलते हैं, उन कूपन्स को ही प्रेजेंट करके डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बॉन्ड्स के साथ कूपन नहीं होते, ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड का क्या ये मतलब हो गया कि यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं होगा?
नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये डीप डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, तो इनके इशूड प्राइस और इनका रिडम्पशन प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट का काम करता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे टाइम के लिए लोन लिया है, जनरली 1 ईयर से ज़्यादा, चाहे बैंक से चाहे अदर पार्टीज से। इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, कुछ कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में भी पब्लिक से अमाउंट लेती है, लेकिन ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं ये इनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, जबकि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है कि जैसे जब डिबेंचर्स होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एसेट पर इशू हो रहे हैं तो वो फिक्स्ड चार्ज हो जाता है, और अगर पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं है तो सभी के सभी एसेट्स पर उनका चार्ज होता है, तो उसे हम फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। एक्चुअली उसका मतलब होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी इस कंडीशन में नहीं है कि डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर पाए, तो उन जो एसेट्स होती हैं उनको सेल करके जो अमाउंट है वो उन डिवेंचर्स को मिलता है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके बाद अदर लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट। क्या होता है ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? बेटा हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अपने अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, और एक इंडिया में एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस हमारे अकाउंटिंग रूल से कहीं कहीं पर डिफर हो जाते हैं। उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमने जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, तो टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है। अगर ऐसी कैलकुलेशन की वजह से बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसे कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर बिजनेस की एसेट बने, मतलब ऐसा हो कि बिजनेस ने गवर्नमेंट से अमाउंट लेना है, टैक्स का रिफंड लेना है, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाती है। इसलिए ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, जो ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ है, और एसेट साइड में डेफर्ड टैक्स एसेट है, सी नंबर पे देखिए आप, इसमें भी नेट लिखा हुआ है। इन दोनों में से एक ही फिगर बैलेंस शीट में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसकी भी कोई डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। देन बात आती है बेटा डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नंबर 4 पे देखेंगे इसकी डिटेल। तो नंबर 4 पे इसकी डिटेल आपको दे रखी है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंडर में, यानी ऐसे प्रोविजन जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए बना रखे हैं, जैसे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए अगर कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होता है बेटा? जैसे किसी पर्सन को आपकी कंपनी में जॉब करते हुए 5 ईयर्स हो गए और वो किसी वजह से आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो आपको उसके ग्रैटिट्यूड के लिए एक अमाउंट कंपल्सरली देना होता है, जिसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। और क्योंकि वो एक्ट के अकॉर्डिंगली देना ही देना है, तो इसलिए उसका प्रोविज़न बनाकर रख लेते हैं, जिसे हम प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर अर्नड लीव, अर्नड लीव्स क्या होती हैं कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपने उन्हें 1 साल की 30 लीव्स सेंक्शन कर रखी हैं कि वो 30 लीव्स ले सकते हैं। अब उसमें से उन्होंने 20 ले ली, 10 नहीं ली, और वो अर्नड लीव्स हैं, तो क्या होगा कि जब वो पर्सन कंपनी छोड़ेगा या जिस समय वो रिटायर होगा, तो उस समय उसको इन छुट्टियों का अमाउंट मिल जाएगा, उसे कहते हैं अर्नड लीव्स। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न कंपनीज बना के रखती है, क्योंकि कंपनीज ऐसा अमाउंट देती ही देती है। ठीक, इसी तरीके से एक लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर वारंटी। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंडर में इस तरीके के प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में 4 आइटम्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और चारों की डिटेल पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 पर है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नंबर 1 लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, जिन लोन्स की रीपेमेंट आपको, मतलब लोन जब लिया था वो आपकी लायबिलिटी बन गई, अब उसकी जब रीपेमेंट कर रही है ऑन डिमांड, जब वो मांगेंगे तभी देना है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंडर में आ गया।
नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, आप सभी को पता है कि बैंक में जितना अमाउंट डिपॉजिटेड है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक से कोई कैश क्रेडिट ले रखा है। इसी तरीके से लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, जब लोन लिया था उसके 12 महीने के अंदर अंदर उस लोन की रीपेमेंट करनी है, तो वो भी शॉर्ट टर्म हो गया। इसी तरीके से कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं या अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं। 6 नंबर पे है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स, यस, 11th वाला कंसेप्ट, द पर्सन्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, और उनकी जो रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है, जो हमने उनको एक्नॉलेज करके दे दिया कि हम पेमेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। ये हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारे बिजनेस की एक्सेप्टेंस है बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाता है